हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट बताया था। इसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी बोलते हैं या स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं, पर मोस्टली ये नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें मैंने कल आपको सारे प्रेक्षण बताए थे। हमने क्या देखा था कि अधिकांश कण तो क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश कण क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। बहुत कम कण कुछ कण पर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। और कुछ बहुत अधिक ज्यादा कण पर 20,000 में से एक कण टकरा के क्या आता है, वापस आता है। तो ये चीजें हैं बच्चों, रदरफोर्ड ने बताई थी। उसके बाद उसने रिलेशन दिया था, एक संबंध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा कोण पर विक्षेपित, ध्यान रखना, थीटा कोण पर विक्षेपित परमाणुओं की संख्या के लिए, थीटा कोण पर विक्षेपित, ये समझना बच्चों, थीटा कोण पर विक्षेपित परमाणुओं की संख्या, एक सूत्र है, एक संबंध के द्वारा, यदि एन थीटा, मतलब थीटा कोण पर विक्षेपित, एन साइड में थीटा लगा दिया, थीटा कोण पर विक्षेपित समानुपाती 1/sin⁴ थीटा। ध्यान रखना, क्या हो गया, 1/sin⁴ थीटा। समझना, ये एक रिलेशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने कोण पर कितने परमाणु क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। एक बहुत अच्छा रिलेशन है बच्चों। इस रिलेशन को जब पूरा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा n थीटा इक्वल्स टू kz² थीटा। ये रिलेशन बच्चों नहीं दिया होता बहुत जगह पे, बुक में खाली इतना मैंने रिलेशन पूरा बताया। एन थीटा क्या है, एन थीटा है थीटा कोण पर विक्षेपित, थीटा कोण पर विक्षेपित परमाणुओं की संख्या, थीटा कोण पर विक्षेपित परमाणुओं की संख्या। एन थीटा का मतलब थीटा कोण पर विक्षेपित परमाणुओं की संख्या। के बच्चों यहाँ पर एक नियतांक है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है के। और z क्या है, z है परमाणु क्रमांक। जिस परमाणु की हम बात करेंगे उस परमाणु के लिए अलग अलग के लिए z का मान अलग अलग होगा। यहाँ से यहाँ अगर आपको थीटा बढ़ेगा, आपको पता है थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो थीटा बढ़ने पे साइन थीटा का मान तो बढ़ना ही नहीं, घटेगा नहीं। ध्यान रखना, थीटा बढ़ने पे साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बढ़ेगा तो एन थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राफ आता है एक, वो ग्राफ मैं बच्चों कहाँ बनाऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ बताता हूँ बच्चों, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ग्राफ देख लो, मैं बना देता हूँ। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा बढ़ने पर एन थीटा या एन का मान, में एन थीटा मतलब थीटा कोण पर विक्षेपित अल्फा का मान बढ़ सकता है। ग्राफ ऐसे होगा, ये होगा थीटा, ये होगा एन थीटा, और ग्राफ ऐसा है। ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, इस आधार पर क्या है बच्चों
रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना परमाणु मॉडल दिया, इसके आधार पर ध्यान रखना, इस आधार पर बच्चों रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। पर उससे पहले उसने क्या निष्कर्ष निकाले, कल मैंने बच्चों क्या बात की, प्रेक्षण की बात की, अभी मैं बात करने वाला हूं निष्कर्षों के बारे में। किसके बारे में, निष्कर्षों के बारे में, ध्यान रखना। तो निष्कर्षों के बारे में भी बात करेंगे बच्चों, क्या अपने प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, उसको हम बात करते हैं, ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है, देखो अधिकतम अल्फा कण क्या होते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अधिकतम अल्फा कण, अधिकतम अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, अधिकतम अल्फा कण क्या हो गए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब बच्चों क्या देखिए, कुछ अल्फा कण, दूसरा पॉइंट, पहला तो बड़ा इजी है, अधिकतम अल्फा कण बिना विचलित हुए क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, बहुत इजी है, खोखला होता है। दूसरा क्या बोला है, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण पर या न्यून कोण पर तथा कॉमा बहुत कम अल्फा कण अधिक कोण पर तथा लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। अर्थात परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान व समस्त धनावेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। यहीं से बच्चों शब्द आया नाभिक, नाभिक शब्द यहीं से आया बच्चों। क्या है कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, बहुत कम अल्फा कण अधिक कोण पर तथा लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। अर्थात परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान व लगभग समस्त धनावेश कहाँ होता है, उसके केंद्र पर क्या होता है, केंद्रित होता है। यहीं से नाभिक की खोज हुई, ध्यान रखना। और एक और चीज बताई रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की त्रिज्या की गणना भी की, ध्यान रखना। गणना के आधार पर, वो कैसे गणना की बताऊंगा, वो भी आपको मैथमेटिक्स बताऊंगा। गणना के आधार पर नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। और परमाणु की हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। परमाणु की कितनी होती है, अगर कोई आपको बोले परमाणु की कितनी होती है, तो ध्यान रखना परमाणु की त्रिज्या अगर आपको बोले तो 10⁻⁻10 मीटर।
रदरफोर्ड ने निकाली, उसकी गणना की थी, मैं दोनों लिख के बता रहा हूं। तो बच्चों ये निष्कर्ष निकले। अब निष्कर्ष के बाद क्या बच्चों, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, मतलब रदरफोर्ड ने क्या दिया, अपना परमाणु मॉडल दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर ही रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, परमाणु मॉडल दिया। ये निष्कर्ष पढ़ेंगे तभी तो परमाणु मॉडल अपने को समझ में आएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बात करते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ध्यान रखना इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है बच्चों, देखो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, उसके निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या दिया, अपना परमाणु मॉडल दिया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर, के निष्कर्षों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। बच्चों प्रयोग किसने किया था, गाइगर और मार्शलर ने, मैंने आपको बताया। और उसके किसके अंडर में, रदरफोर्ड के अंडर में। तो जो उन प्रयोग से जो प्रेक्षण मिले उसके निष्कर्ष के आधार पर इसने अपना मॉडल दिया। इसने पहला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ऐसा क्यों देखा, क्योंकि उसने एक निष्कर्ष देखा कि अधिकतम अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, कोई विक्षेपण नहीं होता। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, ध्यान रखना। उसको क्या बोला गया, नाभिक कहा गया, ध्यान रखना। और तीसरी बात उसने क्या बोली कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वितरित होते हैं, ध्यान रखना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, वितरित होते हैं बच्चों। तो पहले इन दोनों की बात करो, फिर मैं आगे नियम की ओर बात करता हूँ बच्चों। 2 नियम है, अभी और भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, वितरित होते हैं, ध्यान रखना। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, उसको बिठा देता हूँ।
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में वितरित रहते हैं तथा परमाणु में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा बराबर होने के कारण धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होने के कारण, बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये भी उसने बताया, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ध्यान रखना, नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में वितरित रहते हैं तथा परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा चक्कर लगाने के लिए या वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल। कूलाम बल किसके मध्य कार्य करता है, धनावेश नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य जो कार्य करता है, क्योंकि नाभिक क्या होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश। नाभिक कूलाम क्या बोला कि वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसकी सहायता से, कूलाम बल की सहायता से प्राप्त होता है या कूलाम बल से प्राप्त होता है। ध्यान रखना कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसको कौन सा बल चाहिएगा, अभिकेंद्रीय बल। और यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल किसकी सहायता से मिलता है, कूलाम बल की सहायता से मिलता है। ध्यान रखना। अब जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो उनको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब उसके चारों ओर गति करते हैं तो कौन सा बल मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिलता है। मतलब अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, कूलाम बल। तो कूलाम के नियम की सहायता से इसने ये चीज बताई, पर इसमें कुछ कमियां भी थी, उसकी डिस्कस भी करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लो, ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक बार आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें और भी पैरामीटर्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। एक बार अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। अब आज के लिए इतना रखता हूँ, अगले लेक्चर में और अधिक चर्चा करूंगा बच्चों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों। हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं, इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आएगा, फिर नई नई बातें और हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो। आगे हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।